दोस्तों, 10 नवंबर की शाम जो कुछ भी दिल्ली की उस भीड़-भाड़ वाली सड़क पर हुआ, उसने सिर्फ दिल्ली को नहीं पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसे झकझोर देने वाले डर के सामने ला खड़ा किया है, जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। सिर्फ आग का गुब्बार नहीं था, वो एक ऐसा काटता हुआ सन्नाटा था जिसने लाखों दिलों की धड़कनें एक साथ रोक दी। जैसे किसी ने पूरी राजधानी की नसों में अचानक बर्फ जैसा डर इंजेक्ट कर दिया हो। सड़क के बीचों बीच उठती आग की नारंगी लपटें, हवा में फैला बारूद का कड़वा धुआं और जमीन पर बिखरे धातु के टुकड़े। यह नजारा सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक सिग्नल था, एक मैसेज था, एक चेतावनी थी। और दोस्तों, दिल्ली में हुआ धमाका। उसी क्षण इस्लामाबाद और रावलपिंडी के फौजी मुख्यालयों पर ऐसे गिरा जैसे किसी ने ऊपर से बम फेंका हो। रिपोर्ट्स जब इस्लामाबाद पहुंची तो वहां के जनरल इतने बुरी तरह हड़बड़ा गए कि आधी रात को भी उन्हें फैले। अंधेरे में रह रहकर ऐसा लग रहा था कि भारत की मिसाइलें अभी आसमान चीरकर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर बरसने वाली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हाउस के कॉरिडोर में अफरा तफरी मच गई। आईएसआई के अफसरों के चेहरों पर डर का वह भाव था जो किसी देश की हार की शुरुआती बताने के लिए काफी होता है, क्योंकि उन्हें पता था भारत को अब एक बहाना चाहिए था, एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था, एक कारण चाहिए था कि वह अपनी सोई हुई ज्वालामुखी जैसी शक्ति दुनिया के सामने खोल सके। और यह धमाका वही कारण बन चुका था। अब पाकिस्तान की सरकार को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि भारत का धैर्य महीनों से एक पतली डोर पर लटक रहा था और आज वह डोर टूट चुकी है। पाकिस्तान की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं है, वे डर, घबराहट और एक आने वाली अनिवार्य विनाश की छाया से भरी रातें जलाए हैं। लेकिन दोस्तों, असल कहानी यहां से शुरू होती है। भारत ने पिछले 6 महीनों में जो कुछ किया है, वह कोई सामान्य गतिविधि नहीं थी। यह वह तैयारी थी जो सिर्फ एक बात साबित करती है, भारत अब पुरानी जंग नहीं लड़ेगा। भारत अगले युग की, अगले लेवल की, भविष्य की जंग लड़ेगा। संघर्ष विराम के सिर्फ 15 दिन बाद भारतीय सेना ने जो चाल चली, उसने दुनिया की खुफिया एजेंसियों को भी चौंका दिया। जहां बाकी दुनिया की सेनाएं संघर्ष विराम के बाद राहत की सांस लेती, मीटिंग करती, योजनाएं बनाती, वहीं भारत ने संघर्ष विराम का मतलब सिर्फ एक समझा, यह युद्ध की अगली तैयारी का समय है। भारतीय सेनाएं मैदान छोड़कर मीटिंग रूम में नहीं गई, वे छावनियों से सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड में उतरी। जवानों ने अपने हथियार साफ नहीं किए, उन्होंने उन्हें अपग्रेड किया। टैंकों ने आराम नहीं किया, वे पूरे ईंधन के साथ पहाड़ों तक चढ़ गए। फाइटर जेट्स ने रात की उड़ानें बंद नहीं की, उन्होंने रात को अपना नया युद्ध क्षेत्र मान लिया। भारत ने पिछले 6 महीनों में 20 नहीं बल्कि 20 से भी ज्यादा भारी भरकम सैन्य अभ्यास किए। यानी हर 10 दिन में एक युद्ध, हर 10 दिन में एक नई रणनीति, हर 10 दिन में एक नया युद्ध स्तर का सिमुलेशन। टाइगर क्लॉ अभ्यास, जहां भारतीय गरुड़ कमांडो और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने एक ऐसी समन्वय क्षमता दिखाई कि देखकर लगता था जैसे दोनों देश एक ही सेना हो। ऑपरेशन शक्ति, जहां फ्रांस और भारत ने हिंद महासागर की गहराइयों में पनडुब्बियों और विध्वंसक जहाजों की ऐसी संयुक्त कार्यवाही की कि चीन तक का रडार नेटवर्क कांप उठा। सिंगापुर और श्रीलंका के साथ हुए समुद्री अभ्यासों ने भारत के नौसैनिक प्रभुत्व को एक नया मुकाम दे दिया। भारत ने दुनिया को बता दिया कि हिंद महासागर अब सिर्फ भारत का पड़ोस नहीं, भारत का इलाका है। फिर आता है वह क्षण जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। इस साल सितंबर में भारत ने ट्रेन से, हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, चलती ट्रेन से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का पूरा रेलवे नेटवर्क, जो 60,000 किलोमीटर है, बाबर सिटी से भी ज्यादा लंबा है, एक चलता फिरता मिसाइल बेस बन चुका है। पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की पीएलए खुफिया एजेंसियां इस रिपोर्ट को देखकर पानी पानी हो गई, क्योंकि यह तकनीक अमेरिका और रूस के बाद किसी तीसरे देश में नहीं थी और अब भारत के पास भी है। पाकिस्तान अब मिसाइलों को ट्रैक नहीं कर सकता, वे जान भी नहीं पाएंगे कि हमला कहां मौत से होगा, और जब तक पता चलेगा सब खत्म। इसी बीच भारत ने हाई पावर लेजर वेपन्स का परीक्षण कर दिया।
इन हथियारों में इतनी शक्ति है कि ड्रोन का पूरा झुंड एक ही सेकंड में आसमान में काला धुआं ईंट बनकर गायब हो जाए। अंबाला में स्ट्राइक कोर ने रासायनिक, जैविक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए मंथन किया। दोस्तों, यह लहजा नया था। यह भारत का वह रूप था जो लंबे समय से शांत था, लेकिन आज असली शक्ति दिखाने को तैयार खड़ा है। और अब आते हैं उस पल पर जिसने इस डिप्लोमेटिक वॉर को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। दिल्ली में हुआ वह धमाका जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन इससे पहले तो चलिए इसे समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब दोस्तों, वापस आते हैं असली सवाल पर। क्या यह धमाका ऑपरेशन सिंदूर 2 का आरंभ है? क्या भारत अब उस आर पार की लड़ाई के कगार पर खड़ा है जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान कांपने लगता है? आईएसआई के मुख्यालयों में इस समय एक ऐसी घबराहट है जैसी किसी तूफान के आने से पहले हवा में महसूस होती है। उनकी आंतरिक रिपोर्टें साफ लिख रही हैं। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, भारत पहल करेगा। आईएसआई को डर है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 में सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं होंगी। इस बार यह ऑपरेशन एक विस्तृत, पूर्व निर्धारित और तेज हवाई हमले से शुरू हो सकता है। भारत की नई ब्रह्मोस एयर अग्नि प्राइम मिसाइलें पाकिस्तान के सामरिक ठिकानों को मिनटों में खत्म कर सकती है। भारत के लेजर वेपन्स उनके ड्रोन नेटवर्क को साफ कर देंगे और भारत के स्वचालित ड्रोन दस्ते पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके डीप स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान की सेना भी समझ रही है उनका पुराना एयर डिफेंस नेटवर्क HQ-9 सिस्टम और जंग खाए रडार भारत की नई क्षमताओं के सामने टिक नहीं सकते। उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल की बात, उनकी फतेहार की बातें सब हवा में उड़ चुकी हैं। वे जानते हैं कि अगर भारत ने पारंपरिक हथियारों से भी हमला किया तो पाकिस्तान की हार तय है। और दोस्तों, यही दहशत पाकिस्तान को तोड़ रही है। दिल्ली का यह धमाका, यह डर, यह तनाव, सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर 2 के काउंटडाउन का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल सिर्फ एक है, भारत कब शुरू करेगा? यह डिप्लोमेटिक वॉर अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, जिस रात दिल्ली में वह भयानक धमाका हुआ, उस रात पूरे देश के आसमान ने जैसे अपनी सांसें रोक ली थी। हवा में बारूद की गंध, सड़कों पर दहशत की सर्द लहरें और राजधानी के हर कोने में फैलती हुई असुरक्षा की अजीब सी नमी। यह सब किसी सामान्य घटना का हिस्सा नहीं था। यह वह रात थी जब हर भारतीय को महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत डरावना और बहुत निर्णायक होने वाला है। दिल्ली के ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टरों की आवाजों में एक ऐसा कंपन था जो किसी आसन्न युद्ध की दस्तक जैसी लग रही थी। उसी रात जब आम लोग खिड़कियां बंद कर अपने घरों में दुबक रहे थे, भारत की खुफिया एजेंसियों के सबसे गुप्त वॉर रूम्स के अंदर एक अलग ही तूफान उठ चुका था। रॉ के मुख्यालय में गहरे रंग की टेबल पर स्क्रीनें चमक रही थी। विस्फोट स्थल का इंफ्रारेड फुटेज, थर्मल रीडिंग, संभावित सिग्नेचर, संदिग्ध वाहनों की मूवमेंट और पाकिस्तान की तरफ से उठती डिजिटल गतिविधि के सहस्त्रों पैटर्न। यह सब कुछ बिना रुके, बिना थमे, बिना सांस लिए एक ही बात कह रहा था। यह कोई आकस्मिक हमला नहीं था, यह किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा था। रॉ निदेशक की आवाज इतनी कठोर थी कि कमरे में बैठे अधिकारी सीधा हो गए। उन्होंने कहा, यह घटना किसी स्थानीय मॉड्यूल का काम नहीं। इस डिवाइस की संरचना, ट्रिगर सिग्नेचर और वायरिंग पैटर्न सीधे सीमा पार से जुड़े बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है। उनकी उंगलियां स्क्रीन पर घूम रही थी और हर उंगली का मूवमेंट भारत की बोझिल शांति को और भारी बना रहा था। इसी बीच रक्षा मंत्रालय में स्थित वॉर रूम के अंदर एक और तनावपूर्ण माहौल पनप रहा था। भारतीय सेना के स्ट्राइक कमांडर ने भारत पाकिस्तान सीमा का विस्तृत नक्शा टेबल पर फैला दिया था। उनकी आंखें उस नक्शे पर इस तरह दौड़ रही थीं जैसे कोई शिकारी जंगल में अपने शिकार की तलाश करता है। उन्होंने अपनी लाल पेन से पाकिस्तान के 3 बड़े सैन्य ठिकानों पर गोले बनाए। इन गोलों में वह आग छुपी थी जो अगर भड़क जाती तो पाकिस्तान की धरती पर ऐसा तूफान आता जिसे सदियों तक याद रखा जाता। रात का समय बढ़ता गया और तनाव का स्तर आसमान छूने लगा।
तभी प्रधानमंत्री के सरकारी निवास पर एक क्लोज्ड डोर इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुई। कमरे में सिर्फ 5 लोग थे, प्रधानमंत्री, एनएसए, सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और आरआईडब्ल्यू निदेशक। कमरे का माहौल इतना घना था कि मानो दीवारें भी इस बातचीत को सुनकर सिहर रही हो। एनएसए ने रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, यह कोई अलग थलग घटना नहीं है। हम एक बड़े पैमाने की प्रॉक्सी हाइब्रिड वॉर का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान इस हमले को कवर ऑपरेशन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। सेना प्रमुख की आंखों में एक चमक थी। उस चमक में गुस्सा भी था, रणनीति भी थी और युद्ध का आह्वान भी। उन्होंने कहा, सर, सिंदूर 2 के फेज 1 के लिए हमारी सारी यूनिट्स स्टैंड बाय पर हैं। रफाल, सुखोई, मिराज सब हवा में उठने के लिए तैयार है। बस आपके आदेश की कमी है। प्रधानमंत्री चुप थे। उनकी चुप्पी ही बताती थी कि यह निर्णय सिर्फ सैन्य नहीं, इतिहास का निर्णय होने वाला है। लेकिन इस डिप्लोमेटिक वॉर का एक और भी भयावह पक्ष था। इस्लामाबाद के भीतर की घबराहट, धमाके की खबर मिलते ही आईएसआई मुख्यालय में जैसे भूकंप आ गया था। उनकी स्क्रीनें लगातार भारतीय एयरबेस की मूवमेंट दिखा रही थी। पाकिस्तान के जनरल एक दूसरे को घूरते हुए वही डरावना सवाल पूछ रहे थे, क्या भारत हमला कर देगा? रावलपिंडी में मोबाइल नेटवर्क अचानक स्लो पड़ गया। यह भारत का साइबर वॉर का पहला नमूना था। आईएसआई समझ नहीं पा रही थी कि यह उनकी गलती है या भारत की चाल। उधर भारत ने अपने अधिकांश अटैक ड्रोन को डार्क मोड में डाल दिया था, जिससे पाकिस्तान उन्हें ट्रैक नहीं कर सकता था। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों की रेंज बढ़ा दी थी। अरिहंत क्लास की पनडुब्बी इतने गहरे पानी में चली गई कि उसका पता लगाना किसी भी रडार सिस्टम के लिए असंभव था। स्ट्राइक कोर ने अपने रेडॉन मूवमेंट प्लान को सक्रिय कर दिया था। सीमा के पास के गांवों को ब्लैकआउट मोड में डाल दिया गया। सड़कें खाली हो चली थी। राजमार्गों पर सिर्फ सैन्य ट्रक, आर्मर्ड वाहन और मोबाइल रडार सिस्टम दौड़ रहे थे। भारत का डिजिटल वॉरफेयर यूनिट सबसे सक्रिय मोड में था। 3500 किलोमीटर दूर से उन्होंने पाकिस्तान के कई कम्युनिकेशन सर्विस को इतना धीमा कर दिया कि आईएसआई का अपना नेटवर्क भी सही से काम नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ने इसे तकनीकी खराबी समझकर इंजीनियर बुलाए। वे इंजीनियर अंधेरे में काम कर रहे थे, लेकिन असल वजह भारत के अदृश्य डिजिटल हमले थे। उधर भारत के उपग्रह भी आकाश में घूम रहे थे। भारत के हर उपग्रह की नजर पाकिस्तान की सीमाओं पर थी। जहां जहां पाक सेना मूव कर रही थी, रडार के हर स्पंदन को भारत पकड़ रहा था। रात के 3 बजे नई दिल्ली में एक अत्यंत गोपनीय बात हुई। रॉ प्रमुख के हाथ अचानक कांप उठे। उन्हें अभी अभी एक एनक्रिप्टेड रिपोर्ट मिली थी। यह रिपोर्ट बताती थी कि पाकिस्तान की इंटरनेट ट्रैफिक गतिविधि में एक अजीब स्पाइक आया है। यह स्पाइक पाकिस्तान की किसी लोकेशन से नहीं बल्कि पूर्वी एशिया के एक गुप्त सर्वर से आया था। एनएसए ने तुरंत कहा, यह सिग्नल दर्शाता है कि पीछे कोई तीसरी शक्ति भी है। पाकिस्तान अकेला नहीं है। यह हमला एक संयुक्त ऑपरेशन हो सकता है। इसी पल कहानी बदल गई। भारत के निर्णय का वजन अचानक कई गुना भारी हो गया था, क्योंकि इस बार दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कुछ और भी था। कुछ छिपा हुआ, कुछ अज्ञात। लेकिन भारत डरने वाला नहीं था। भारत का हर सैनिक उस रात अपने हथियार पर हाथ रखे आदेश का इंतजार कर रहा था। एयरफोर्स के पायलट कॉकपिट में बैठे थे, इंजन चालू, हथियार लॉक, लक्ष्य तैयार। भारत की नौसेना समुद्र की काली लहरों को चीरती हुई अपने मिशन की तरफ बढ़ रही थी। स्पेशल फोर्सेस टीम सीमाओं के पास जंगलों में छुपकर किसी गुप्त निर्देश का इंतजार कर रही थी। लेकिन भारत जल्दबाजी नहीं कर रहा था। यह आधुनिक भारत है, जहां गुस्सा रणनीति के साथ चलता है और हमला दिमाग के साथ। प्रधानमंत्री ने पूछा, क्या हम 100% सुनिश्चित हैं कि यह हमला पाकिस्तान का है? रॉ प्रमुख बोले, सर, पाकिस्तान शामिल है, लेकिन अकेला नहीं। एनएसए बोले, अगर अभी हमला कर दिया तो तीसरी शक्ति छिपी रह जाएगी। अगर हम उसे पकड़ना चाहते हैं तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री की आंखों में उग्रता थी, लेकिन उनका निर्णय एक महान योद्धा का निर्णय था।
हम सिंदूर 2 को रोकते नहीं, हम उसे होल्ड मोड में रखते हैं। दुश्मन को लगेगा कि हम शांत हैं, लेकिन हम इस खामोशी से युद्ध जीतेंगे। यह फैसला पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था। उन्हें लगा कि भारत डर गया, लेकिन यह डर नहीं, यह रणनीति थी। पाकिस्तान ने वहीं रात में अपने एयरबेस को फुल एक्टिव मोड में डाल दिया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि भारत ने उनके संचार चैनल पहले ही जाम कर दिए हैं। उनकी F-16 स्क्वाड्रन तैयार तो खड़ी है, लेकिन उन स्क्वाड्रनों का आधा रडार भारत के सिग्नल ब्लॉकेज के कारण गड़बड़ा चुका था। भारत इंतजार कर रहा था दुश्मन की अगली गलती का, अगले संकेत का, अगले डिजिटल निशान का, क्योंकि भारत जानता था अगर उसने आज रात हमला किया तो वह जितने दुश्मनों को देख रहा है उतने ही खत्म करेगा। लेकिन अगर उसने इंतजार किया तो वह उन दुश्मनों को भी खत्म करेगा जो दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों, यही भारत की असली शक्ति है। युद्ध से पहले युद्ध जीत लेना। दिल्ली के धमाके की राख से उठी वह चिप सिर्फ एक डिवाइस नहीं थी, वह भविष्य का संकेत थी। और भारत ने उस रात दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ता, भारत जानकारी से लड़ता है, रणनीति से लड़ता है, अदृश्य ताकतों से लड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण समय के साथ लड़ता है। पाकिस्तान उस रात कांप रहा था, भारत शांत था, लेकिन यह शांति वैसी ही थी जैसे तूफान के आने से पहले समुद्र एक पल के लिए स्थिर हो जाता है। यही वह रात थी जब ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके शुरू होने का डर पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार बन गया। भारत ने अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाया, ड्रोन वापस नहीं बुलाए, मिसाइलें डीएक्टिव नहीं की, साइबर यूनिट्स को ऑनलाइन नहीं किया, सब कुछ रेडी मोड में रखा। इसका मतलब था अगर दुश्मन ने एक कदम भी गलत उठाया तो भारत का वार बिजली की गति से होगा। और जब कोई देश इस स्थिति में पहुंच जाता है तो दुनिया उसे शांत नहीं कहती, दुनिया उसे प्रकोप से ठीक पहले का क्षण कहती है। भारत उसी क्षण में प्रवेश कर चुका था। दोस्तों, दिल्ली धमाके की उस फॉरेंसिक रिपोर्ट के सामने आते ही जैसे पूरे देश के भीतर एक साथ लाखों दिलों की धड़कनें रुक गईं। जिस तरह से जांच टीम ने विस्फोट स्थल की राख से उठाई उस एक छोटी सी धातु की चिप को मेज पर रखा था, वह शायद दुनिया की सैकड़ों चिपों जैसी ही दिखती थी। लेकिन दोस्तों, उसके अंदर छुपा सच इतना भयानक, इतना डरावना और इतना चौंकाने वाला था कि उसे देखकर कमरे में बैठे हर अधिकारी की सांसें तेज हो गईं। यह कोई आम चिप नहीं थी, यह वही खास मिलिट्री ग्रेड माइक्रो इग्निशन डिवाइस थी जिसकी तकनीक सिर्फ एक देश के पास थी, और वह देश था पाकिस्तान का तथाकथित सबसे बड़ा दोस्त यानी चीन। इस खुलासे ने भारत की पूरी एजेंसियों को आग की तरह जला दिया। इसका मतलब यह था कि यह हमला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, इसमें चीन की तकनीक, चीन का दिमाग, चीन की योजना और चीन की मंशा का भी एक स्पष्ट संकेत छुपा था। भारत समझ चुका था कि यह हमला सिर्फ एक आतंकी स्ट्राइक नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती विश्व शक्ति को रोकने की एक कुटिल, गहरी, खतरनाक साजिश का शुरुआती कदम था। रॉ और एनएसए के बीच रात भर कई दौर की आपात बैठकें चली। रिपोर्टें आती गईं, सबूत सामने आते गए और हर एक सबूत यह कहता जा रहा था कि यह धमाका भारत को सीधे युद्ध के द्वार तक धकेलने की एक सुनियोजित चाल थी। लेकिन दोस्तों, भारत अब 1999 का भारत नहीं था, यह 2025 का भारत था। आत्मनिर्भर, आधुनिक, घातक, सटीक और अपने दुश्मन को पहचानने वाली मशीन जैसा भारत। रात के 2 बजे प्रधानमंत्री के कमरे में वह क्षण आया जब कागजों के ढेर के बीच रखी तस्वीरों और उपग्रह चित्रों को देखते हुए पीएम ने उस चिप को उठाया। उन्होंने उसे रोशनी की तरफ उठाया, देखा और फिर एक ऐसी स्थिर आवाज में बोले जिसने वहां मौजूद हर अधिकारी की रूह तक को ठंडा और गर्म दोनों कर दिया। यह सिर्फ हमला नहीं है, यह हमारे खिलाफ युद्ध का ऐलान है। अब जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। इस एक वाक्य ने एक समानांतर तूफान छेड़ दिया, एक तूफान जो दिल्ली से उठता हुआ कश्मीर की घाटियों, पंजाब के मैदानों, राजस्थान की रेत, बंगाल की सीमाओं, अंडमान की पनडुब्बियों और हिंद महासागर की लहरों तक फैलने लगा। दोस्तों, जैसे जैसे रात बीतती गई, भारत की सैन्य मशीनरी एक विशाल जागृत दैत्य की तरह उठने लगी। एयरबेसों पर सरगर्मी बढ़ गई, मिसाइल हैंगरों के दरवाजे खुले,
और डिजिटल वॉर रूम्स की स्क्रीनें ऐसी चमकने लगी जैसे कोई विशाल ब्रह्मांडीय युद्ध शुरू होने वाला हो। इसी बीच पाकिस्तान के भीतर माहौल ओखी बीमार पूरी तरह बदल चुका था। इस्लामाबाद में फौजी अधिकारी एक कमरे से दूसरे कमरे तक ऐसी बेचैनी में दौड़ रहे थे जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे वाली जमीन खिसका दी हो। आईएसआई के प्रमुख के हाथ से चाय का कप गिर गया। फर्श पर टूटी हुई चीनी मिट्टी के साथ उनकी आवाज भी कांपने लगी। भारत की चुप्पी सबसे खतरनाक है। जिस भारत को हम जानते थे वह पहले प्रतिक्रिया देता था, लेकिन आज वह चुप है। इसका मतलब है कि वह कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। उधर सेना मुख्यालय ने आपातकालीन आदेश जारी कर दिया। पाकिस्तान के हर एयरबेस पर F-16 को हवा में तैयार रहने के लिए कहा गया। कराची के बंदरगाह पर जहाजों को रोक दिया गया। क्वेटा, मीरपुर, पेशावर और चमान में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई। पाकिस्तान के टीवी चैनल डर पैदा करने वाली ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे। इंडिया प्लानिंग मैसिव अटैक, इंडियन एयर फोर्स ऑन हाई अलर्ट, राफेल रेडी फॉर स्ट्राइक, न्यूक्लियर कमांड मीटिंग अंडरवे। लेकिन यह सब पाकिस्तान की घबराहट ही नहीं, उनकी कमजोरी का संकेत भी था। वे अब भी नहीं जानते थे कि भारत की असली तैयारी उनके पुराने जजर सीमित युद्धक ढांचे से 10 गुना आगे पहुंच चुकी है। भारत का सिंदूर 2 ऑपरेशन सिर्फ टैंकों या विमानों की लड़ाई नहीं था। यह एक ऐसी मूक, गुप्त, अदृश्य और बिजली जैसी तेज जंग थी जहां दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमला कब हुआ और कैसे हुआ। भारत की साइबर फोर्स ने उस रात पाकिस्तान की कई सैन्य वेबसाइटें, सुरक्षा पोर्टल और डाटा लॉक को पहले ही धीमा कर दिया था। पाकिस्तान को लगा कि यह नेटवर्क की समस्या है, जबकि असल में यह भारत का पहला वार था। पाकिस्तान की सेना ने कई बार कोशिश की कि वे भारत के हॉटस्पॉट्स को ट्रैक करें, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ रेलगाड़ियों के चलने के डाटा ही मिले। वे समझ नहीं पा रहे थे कि भारत किस मोड में है। उधर भारत की स्ट्राइक कोर ने राजस्थान, पंजाब और जम्मू सेक्टर में सक्रिय तैनाती शुरू कर दी। यह कोई दिखावा नहीं था, यह एक असली युद्ध तैयारी थी। हर टैंक फुल ईंधन के साथ, हर तोप गोला बारूद से भरी हर बटालियन 48 घंटे के भीतर पूर्ण युद्ध के लिए तैयार। इसी रात ड्रोन डिवीजन के सैनिकों ने अपने 300 से ज्यादा एई संचालित ड्रोन एक लाइन में सेट कर दिए। उनके लैंस रेड लाइट में चमक रहे थे। उनके प्रोपेलर धीरे धीरे उस तरह घूम रहे थे जैसे कोई शिकारी पंख फैलाकर अपने शिकार पर झपटने को तैयार हो। अंडमान में भारत की पनडुब्बियों ने गहराइयों में जाकर पाकिस्तान की समुद्री रेखा को काटने का इंतजार शुरू कर दिया। आईएस वागेश, आईएस कलवरी और आईएस अरिहंत जैसी पनडुब्बियों की चुप्पी किसी डरावनी रात की हवा जैसी थी, शांत, ठंडी और घातक। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के 2 कैरियर बैटल ग्रुप अपनी पोजीशन पर थे। विक्रांत और विक्रमादित्य पर तैनात MiG-29 और रफालम विमानों के इंजनों की आवाज इतनी गूंजदार थी कि रात में भी समुद्री हवा में हल्का कंपन महसूस हो रहा था। अब आते हैं कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पर, उस भयावह बैठक पर जिसमें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 को सक्रिय करने के अंतिम काउंटडाउन का निर्णय लिया। रात के 2:30 पर प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुख, NSA, रॉ प्रमुख और वायुसेना प्रमुख को एक अंतिम आपात मीटिंग के लिए बुलाया। कमरा अंधेरा था। टेबल पर सिर्फ एक LED स्क्रीन पर पाकिस्तान का पूरा सैन्य नक्शा चमक रहा था। उसका एयर डिफेंस, उसकी मिसाइल तैनाती, उसके बेस, उसके कमांड सेंटर और सबसे महत्वपूर्ण उसके ब्लाइंड स्पॉट्स। NSA ने एक क्लिक किया, स्क्रीन लाल हो गई। उस लाल स्क्रीन पर 3 शब्द चमके, टारगेट कंफर्म्ड, रेडी। सेना प्रमुख की आवाज स्थिर थी, सर, अगर आदेश दें तो भारत 6 मिनट में ऑन ऑपरेशन शुरू कर देगा। पाकिस्तान के 3 प्रमुख ठिकाने 18 मिनट में 18 मिनट में